हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में हम न्यू क्लासिकल एज कर रहे हैं, जो कि फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड था, जिसमें रेस्टोरेशन एज और अगस्टन एज हम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी करेंगे और इस वीडियो के साथ हमारा न्यू क्लासिकल एज ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम रोमांटिसिज्म शुरू करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसका ड्यूरेशन 1745 से 1785 भी माना जाता है और 98 भी माना जाता है। 98 से रोमांटिसिज्म की जो अगर ओरिजिनल स्टार्टिंग मानी जाए तो रोमांटिसिज्म की स्टार्टिंग 98 से होती है, लेकिन 1785 के बाद से रिवाइवल ऑफ रोमांस माना जाता है। तो इसलिए जो है इसको 85 तक भी काउंट कर सकते हैं और 98 तक भी। तो जैसे सारे ही पीरियड्स में कोई ना कोई एक लिटरेरी हमारे प्रोमिनेंट ऑथर होते हैं जो उस एज को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही इस एज को रिप्रेजेंट करने वाले हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो इस एज को एज ऑफ जॉनसन भी बोला जाता है। इस एज को एज ऑफ ट्रांजिशन भी बोला जाता है। ट्रांजिशन कैसे? ट्रांजिशन फ्रॉम नियो क्लासिकल टू रोमांटिक एज, फ्रॉम स्यूडो क्लासिज्म टू रोमांटिक एज भी हम कह सकते हैं। मतलब कि इस एज में ना हमें ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जब हम एज ऑफ पोप कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कॉफ़ी हाउस कल्चर आ गया था। लोग जो थे, जो हमारे पोएट्स थे, वो जो पोएट्री लिख रहे थे उसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड थी, हीरोइक कपलेट्स में लिखते थे, सुपरफिशियल लैंग्वेज लिखते थे। हम ये कह सकते हैं कि उनका जो वर्क होता था ना वो सिर्फ एजुकेटेड लोगों के लिए होता था। तो इस एज को एज ऑफ ट्रांजिशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि नियो क्लासिकल एज से ये रोमांटिक एज की तरफ जाती हुई ये पीरियड थी। इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी क्यों बोला जाता है? बिकॉज़ यहाँ पे ये था कि जो दूसरों की मिजरीज थी वो भी फील करने लगे थे पोएट्स लोग भी। इसी एज में हमें स्प्रेड ऑफ ह्यूमनिटेरियन स्पिरिट देखने को मिलेगा कि हम पर्सन को एज अ पर्सन उसकी क्वालिटी को देखें, उसके कैरेक्टर को देखें, बाय बर्थ वो कैसा है ये ना देख करके। इसी एज में हमें डेमोक्रेसी की ग्रोथ होती हुई बहुत अच्छे से नज़र आएगी। मोनार्की कमज़ोर होती दिखेगी और पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत हमें कॉमनवेल्थ एज से ही देखने को मिलती है कि पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है और मोनार्की की पावर जो है धीरे धीरे लिमिटेड होती चली जाती है। इसी एज में जो है लिबर्टी, इक्वालिटी, इक्वल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन सब के लिए आवाज़ें उठने लगी थी और इसी एज में इंडिविजुअलिटी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा था। So this age is called the age of sensibility because reason, sensible views and original genius controlled the literature of the time. क्योंकि प्रीवियस एज में देखो क्या था, एज ऑफ पोप में हमने क्या किया था कि जो राइटर्स थे उस एज के वो क्लासिकल राइटर्स को इमिटिएट कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे, उन्हीं को फॉलो कर रहे थे। लेकिन इस एज में जो है हमें ओरिजिनल आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। इसी एज में हमें ग्रोथ ऑफ नॉवल देखने को मिलती है। हीरोइक कपलेट और ये जो थोड़ी सुपरफिशियल लैंग्वेजेस है ये थोड़ी धीरे धीरे कम होती हुई नज़र आती है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होते हुए नज़र आते हैं इस एज में हमें। जेम्स वॉट जो होते हैं ये स्टीम इंजन इन्वेंट करते हैं 1769 में। जॉन के जो है वो फ्लाइंग शटल इन्वेंट करते हैं 1733 में और 1764 में हार्ग्रेव्स इन्वेंट करते हैं स्पिनिंग जेनी। तो ये सारे जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी जो है रिवोल्यूशन देखने को मिलता है। कॉमर्स, ट्रेड, इन सब में रिवोल्यूशन देखने को मिलता है हमें इस एज में। फ्रेंच रिवोल्यूशन जो शुरुआत हुई थी उसकी 1789 है, लेकिन रिवोल्यूशन स्टार्ट इस एज में हुआ था, उसकी शुरुआत जो है वो इसी एज में हो गई थी। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो वोल्टेयर और रूसो होते हैं ना ये बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं इस एज को और ये जोर देते हैं इंडिविजुअलिज्म पे। और रिवोल्यूशन ये लोग इंस्पायर करते हैं जिसमें ये लोग इक्वलिटी की और फ्रीडम की बात करते हैं। फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो स्लोगन था ये कई बार एग्ज़ाम्स में आया है और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के नहीं, बहुत ही नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं ना, कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि स्लोगन क्या था फ्रेंच रिवोल्यूशन का। तो वो था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब क्योंकि ये एज ऑफ जॉनसन है तो हम थोड़ा सा जॉनसन की बात कर लेते हैं। तो 1764 में डॉक्टर जॉनसन जो हैं ही फाउंडेड अ लिटरेरी क्लब
ठीक है। जॉनसन्स लिटरेरी क्लब इसका नाम था, जिसके मेंबर्स थे बुके, गिबॉन, गोल्डस्मिथ, पिट, फॉक्स एक्सेट्रा। आइए अब हम सैमुअल जॉनसन के वर्क्स को डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इनका पूरा नाम था। इनका ड्यूरेशन 1709 से 1784 रहा है। ये एक पोएट, एसेइस्ट, मोरलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक, बायोग्राफर, एडिटर एंड लेक्सिकोग्राफर थे। इनके वर्क्स की बात करें तो ये जो हैं ये एसेज, पैम्फलेट एंड पीरियोडिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। द रैम्बलर, जिसमें कि टोटल 208 आर्टिकल्स थे, 1750 से 1752 तक चला था। द लिटरेरी मैगजीन और द यूनिवर्सल रिव्यू, जो कि 1756 में आया था। द आइडलर 1758 से 1760 तक था। अ जनरल टू द वेस्टर्न आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि 1775 में आया था। द ब्यूटीज़ ऑफ जॉनसन 1781 में, एंड द एडवेंचरर 1752 से 1754 तक रहा था, जो कि एक न्यूज़पेपर था। इनकी पोइट्री की बात करें तो 1728 में इनकी पोइट्री आई थी मसीहा, जो कि एक ट्रांसलेशन था। ठीक है, पोप की एक पोएम थी मसीहा, तो ये उसी का ट्रांसलेशन था लैटिन में। 1738 में इनकी पोएम आई थी लंदन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है इनका। लंदन में जो है इन्होंने क्या किया था कि ग्लोरीफाई किया था जो पास्ट था लंदन का। थोड़ा सा ये नोस्टैल्जिक व्यू में देखी जाती है इस पोएम को, और इस पोएम में इन्होंने करप्शन डिस्कस किया है कोर्ट का जॉर्ज सेकंड के रूल के दौरान। 1745 में इनका वर्क आया था मिसलेनियस ऑब्जर्वेशन ऑन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। फिर 1749 में इनका इम्पोर्टेंट वर्क आता है इरेन अ ट्रेजेडी। ये इकलौता प्ले है, द ओनली प्ले बाय जॉनसन। 1749 में इनका वर्क आया था द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। 1765 में आया था प्रीफेस टू द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, और 1779 में आया था लाइव्स ऑफ पोएट्स। इनकी एक नोवेला भी थी, वो थी द हिस्ट्री ऑफ रेजेल्स प्रिंस ऑफ एबिसिना। फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है सैमुअल जॉनसन का नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने डिक्शनरी, इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी सबसे पहले जो लिखी गई थी वो सैमुअल जॉनसन ने ही लिखी थी, जिसका नाम था अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 1755 में आई थी। तो इस डिक्शनरी को लिखने के लिए ना कुछ बुक सेलर्स होते हैं, वो जॉनसन से कांटेक्ट करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं इनसे ये डिक्शनरी लिखने के लिए। तो ये फर्स्ट डिक्शनरी है जिसको लिखने में जॉनसन को लगभग 9 साल लग गए थे इसको कंप्लीट करने में। इसमें अगर वर्ड्स की बात करें तो 40,000 है। उस वक्त जो है प्रिंटिंग का, पेपर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव डिक्शनरी मानी जाती थी। ये बहुत ही लार्ज थी, एक्सपेंसिव थी। ऐसा बोला जाता है कि ये 18 इंचेस टॉल थी, 20 इंचेस वाइड थी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज़ हुआ था इसमें, और इसका जो प्राइस था वो 1600 पाउंड्स था, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव माना जाता था। और ये जो डिक्शनरी थी ये इसमें सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, इसमें जो है सैमुअल जॉनसन ने कोटेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ करी थी शेक्सपियर की। इस एज के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राइटर की बात करें तो वह है ओलिवर गोल्डस्मिथ, जिनका ड्यूरेशन 1728 से 1774 रहा है। ये एक एंग्लो आयरिश नॉवलिस्ट थे, प्लेराइट थे और पोएट थे। इनके वर्क्स की बात करें हम तो द प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोलाइट लर्निंग, जो कि एस्से है। फिर आया था इनका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है द विकार ऑफ वेकफील्ड, 1766 में आया था। ये एक कॉमेडी प्ले है और ओनली नॉवल रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ है। नेक्स्ट इनका इम्पोर्टेंट वर्क है शी स्टूप्स टू कॉन्कर, जो कि आया था 1773 में। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इनका द डिसर्टेड विलेज, जो कि आया था 1770 में। अदर वर्क्स हैं इनके पोएम एंड प्लेज, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 2 वॉल्यूम्स में आया था। द ट्रेवलर, द हिस्ट्री ऑफ लिटिल गुडी टू शूज़, जो कि 1765 में आया था। ये एक चिल्ड्रंस टेल था। द विलेज स्कूल मास्टर, ये एक इनकी पोएम थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है सैमुअल रिचर्डसन। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी इनको डिस्कस किया था। तो ये लिखना शुरू कर देते हैं प्रीवियस एज में ही, जो कि एज ऑफ अगस्टन थी।
और इस एज में भी ये कंटिन्यू करते हैं, तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नावल भी बोला जाता है। तो पिछली वीडियो में हमने इनका पामेला वर्क डिस्कस किया था। अदर इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे वो है क्लेरिसा हार्लो 1748 में आया था, सर चार्ल्स ग्रैंडसन जो कि 1754 में आया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर है हमारे हेनरी फील्डिंग। इनको भी हमने प्रीवियस एज में जो है डिस्कस किया था, जिसमें हमने जोसेफ एंड्रयू इनका इम्पोर्टेंट वर्क देखा था। अदर इम्पोर्टेंट वर्क इनके इस एज में भी आए थे, जो कि टॉम जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, 1749 में आया था। और अमेलिया भी इसी एज में आया था 1751 में। 1741 में ये एक और वर्क इनका आता है, शामेला। ठीक है, वो क्या होती है, पमेला जो लिखते हैं ये सैमुअल रिचर्डसन, उसकी पैरोडी होती है। ये मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गई थी, इसलिए मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर है हमारे इस एज के थॉमस ग्रे, जिनका ड्यूरेशन 1716 से 71 रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आया था इनका इस एज में, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1751 में। नेक्स्ट हैं एडमंड बर्के, जिनका ड्यूरेशन 1729 से 97 रहा है। इनकी इंपॉर्टेंट वर्क इस एज में आए थे, ऑन अमेरिकन टैक्सेशन 1774, स्पीच ऑन मिस्टर फॉक्स ईस्ट इंडिया बिल जो कि आया था 1783 में। एंड नेक्स्ट इनका वर्क आया था स्पीच ऑन कॉन्सिलेशन विद अमेरिका 1775। अगर सिर्फ राइटर्स डिस्कस किए जाएं इस एज के और भी, तो उसमें रॉबर्ट बर्न्स, विलियम कूपर, विलियम कॉलिंस, थॉमस चार्टन, सारा फील्डिंग जो कि हेनरी फील्डिंग की सिस्टर थी, फ्रांसिस बर्नी जो कि एक विमेन राइटर थी इस एज की, लॉरेंस स्ट्रेन, ये सब इसी एज में आ जाएंगे है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम एज ऑफ रोमांटिसिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है, नोट्स समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जो भी व्यूज़ हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।